नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिद्धांत पाठक और दिन भर की हर राजनीतिक उठापटक और सियासी खबरों को समेटकर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो, जिसमें हम आपको दिन भर में घटी हर राजनीतिक खबरों से कराएंगे रूबरू। तो चलिए एक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में सियासत में एक बार फिर ईडी की एंट्री हो गई है और एक बार फिर ईडी के निशाने पर एक और आप नेता रहे हैं। ईडी ने पूछताछ के बाद आखिरकार ओखला सीट से विधायक अमानतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद से दिल्ली का सियासी पारा काफी हाई हो गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले ईडी ने सुबह उनके घर पर छापेमारी की थी। कई घंटों की छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी दिल्ली के कथित वक्फ घोटाले में हुई है। अमानतुल्लाह खान दिल्ली की ओखला सीट से विधायक हैं। उन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने और अपने करीबियों की नियुक्तियां करने का आरोप है। इस घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही ईडी की टीम सोमवार सुबह अमानतुल्लाह के घर पहुंची थी। यहां ईडी की टीम और अमानतुल्लाह के बीच बहस भी हो गई। कोई हमने अभी तक आपके साथ मिसबिहेव नहीं किया। हमने सिर्फ कहा, सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए पहले, आप सुन लीजिए डिप्टी डायरेक्टर साहब, सुन लीजिए आप पहले मेरी बात सुनिए आप। मैंने सिर्फ ये इतनी टाइम जो आपको लगा सिर्फ इसलिए लगा कि लोकल अध्यक्ष मेरे मौजूद नहीं थे। मैंने कहा कि लोकल आ जाए। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मुझे आप गिरफ्तार करके ले जाएंगे? मुझे आप गिरफ्तार करके ले जाएंगे, मेरी मदर इन लॉ को कुछ नहीं होगा, ये आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? प्लीज लिसन, यू आर रेजिंग योर वॉइस एंड डिस्टर्बिंग योर ओन मदर इन लॉ। नहीं, आप सुनिए ना, मेरी मदर इन लॉ, ये तो मुझे गिरफ्तार करने आए ना। अब जैसे ये आप बताइए कि मेरी यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ कैंसर से पीड़ित है। जो पूछताछ करनी मेरी पिछली मरतबा ही आए थे, मेरी मदर जो पिछली मरतबा आए थे। मेरी बात सुनो, आपसे पूछताछ करनी इन्होंने, आप अंदर क्यों बुलाते हो? आप अंदर क्यों शोर करते हो? अरे सर, पिछली बार आए थे ना, इसी केस में ये देखिए, इसी केस में सीबीआई एसीबी ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, सर्च कर लिया। इसी केस में 10 अक्टूबर को 2023 को ये ऑलरेडी मेरे घर सर्च कर चुके हैं। कई घंटों तक छापेमारी के बाद ईडी ने अमानतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी पर उन्होंने खुद को बेकसूर बताया है। ओखला सीट से विधायक अमानतुल्लाह पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए 32 लोगों की अवैध भर्ती कराई और फंड का गलत इस्तेमाल किया, वक्फ की संपत्तियों को किराए पर दिया। ईडी पहले भी 2 बार अमानतुल्लाह से पूछताछ कर चुकी है। ईडी के एक्शन के बाद अमानतुल्लाह ने कहा था, सर्च वारंट के नाम पर ईडी का मकसद सिर्फ मुझे गिरफ्तार करना है। मैंने हर नोटिस का जवाब दिया। मुझे 2 साल से ये लोग परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, सत्येंद्र जैन जेल में है। अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। ओखला की जनता से कहना चाहता हूँ कि दुआ करें, जो भी काम है हम सब पूरे करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। और ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है, अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, वो भी मेरे घर पर हैं और मैंने इनको लिखा भी था और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया है। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं, मेरी पूरी पार्टी को। मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। तो मैं आप लोगों से, ओखला की आवाम से अपने लिए
दुआ की दरख्वास्त करता हूं और मैं आपको वादा करता हूं कि जो भी काम अधूरे हैं वो मैं और मेरी पूरी टीम और मेरी पूरी पार्टी, मेरी पूरी सरकार एक एक काम आप लोगों को कराएंगी। आप लोगों को परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग टूटने वाले इनसे नहीं हैं, न हम इनसे झुकने वाले हैं, न हम इनसे डरने वाले हैं। जेल भेजेंगे, जेल जाने के लिए हम तैयार हैं। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि जांच हो रही है या कॉमेडी, ध्यान से पूरा मामला पढ़िए। सीबीआई ने 2016 में वक्फ बोर्ड के मामले में पर्चा दर्ज किया, अमानतुल्लाह को गिरफ्तार नहीं किया। 6 साल के बाद फाइनल चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें कहा कि कोई आर्थिक अपराध नहीं हुआ, लेकिन तानाशाह सरकार की निर्दयी ईडी छापेमारी के लिए पहुंच गई। वहीं दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये घटिया राजनीति है। भले ही सुप्रीम कोर्ट से ईडी को बार बार लताड़ मिल रही है, भले ही उनको बार बार चेताया जा रहा है कि आप दुर्भावना से जांच मत कीजिए और सिर्फ जेल में रखना आपका उद्देश्य है। बावजूद इसके आज अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके घर पर ईडी सुबह सुबह छापा मारने के लिए पहुंच गई। ऐसे वक्त में जब उनकी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है, और ऐसा नहीं कि ईडी को इस बात की जानकारी नहीं है। अमानतुल्लाह खान के वकील ने बाकायदा लिखकर उनसे समय मांगा कि उनकी सासू माँ की तबीयत खराब है, कैंसर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उनको कुछ दिन के लिए आप समय दे दें। ये मामला क्या है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जिस मामले में ईडी सुबह सुबह इतनी सक्रियता के साथ धावा बोलने पहुंची, दरअसल 2016 में सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया। 6 साल की लंबी जांच के बाद सीबीआई ने कहा अमानतुल्लाह खान ने कोई रिश्वतखोरी नहीं की, किसी भी प्रकार का आर्थिक अपराध नहीं किया, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया सीबीआई ने। किस तरीके से खुल्लम खुल्ला केंद्र सरकार की गुंडागर्दी चल रही है, ये गुंडागर्दी है। एक सड़ा गला मामला वक्फ बोर्ड में भर्तियों से जुड़ा हुआ मामला, उस मामले के अंदर वक्फ बोर्ड के उस समय के चेयरमैन और हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान साहब को आरोपी बनाना, पहले शोर मचाना 2016 में कि एसीबी जांच कर रही है, एसीबी ने पूछताछ की, एसीबी ने गिरफ्तार भी किया, और फिर उसी एसीबी के मामले के परखच्चे कोर्ट में उड़ गए जब कोर्ट ने उसको जमानत दी और कहा कि आपके इस मामले में कहीं पे भी ये आरोप नहीं लग रहा कि पैसे के लेन देन के आधार पे किसी को नौकरी दी गई। भाई नौकरी के अंदर यही तो गड़बड़ी की आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेके लोगों को भर लिया गया। और एसीबी के मामले में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसा तो कोई सबूत है ही नहीं, कोई ऐसा मामला ही नहीं है कि कहीं पे भी इलीगल ग्रेटिफिकेशन हुआ हो। खैर आप वही बासी स्टोरी चलवाते रहे, कभी अखबार में चलाया, कभी टीवी में चलाया, आपने बदनाम किया एक विधायक को। वो विधायक दोबारा से रिकॉर्ड मतों से फिर जीत के आया और फिर इनकी छाती पे बैठ गया 2020 में जीत के। अब क्या करें, अब वही मामला, वही सड़ा गड़ा मामला जो है उसको सीबीआई से जांच कराई साहब। सीबीआई ने भी जांच कर ली, सीबीआई ने भी चार्जशीट दे दी, पूछताछ कर ली, सब कुछ कर लिया। वहां भी साफ है कि कहीं पे एक आरोप ये नहीं है कि अमानतुल्लाह खान साहब ने किसी से पैसे लेके, रिश्वत लेके किसी को नौकरी दी हो। आप नेता की गिरफ्तारी पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेताओं ने आप नेता पर जमकर निशाना साधा।
देखिए, आम आदमी पार्टी टोटल का टोटल अपराधियों से घिरा हुआ है, जिसका मुख्यमंत्री जेल में, कोई पैसा घोटाला, कोई आर्म्स घोटाला, कोई रंगबाजी में। इसलिए कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता है। अगर अमानुल्लाह को, वहाँ के विधायक को, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो कोर्ट में उसका फैसला होगा। देखिए, भ्रष्टाचारियों की वहाँ तो रेडी होगी। इसमें अगर मैं आपको तथ्यात्मक बात बताना चाहूँ तो सुप्रीम कोर्ट में अहमदुल्ला खान 2024 की शुरुआत में गए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करी थी कि उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन्स नहीं दिए जाए और उनको इससे रिलीफ मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने अपीयर होंगे और जो समन्स है उसका आपको पालन करना होगा। तो मेरा सवाल ये है कि इस देश के अंदर कानून की व्यवस्था में कानून के हिसाब से जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। अमानुल्लाह खान पे कोई नया केस नहीं है, ये पहले से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सवाल ये उठ रहा है कि अमानुल्लाह खान ऐसा क्या छुपाना चाह रहे हैं कि वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को अपने रेजिडेंस में अलाउ नहीं करना चाहते। ये ऑलरेडी पास्ट में जेल जा चुके हैं। कट्टर भ्रष्टाचारियों के लिए सिर्फ एक ही जगह है, वो है जेल। और जितनी भी ये कानूनी कार्रवाई हो रही है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे हो रही है और उसके सुपरविजन में हो रही है। तो अगर इस कार्रवाई को क्वेश्चन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट के विजडम को क्वेश्चन। अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने और अपने करीबियों की नियुक्तियां करने का आरोप है। ईडी का आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में गैर कानूनी तरीके से नियुक्तियां कर अमानतुल्लाह ने काफी पैसा कमाया है। दावा है कि इस अवैध कमाई का इस्तेमाल अपने करीबियों के जरिए रियल एस्टेट में किया। इसी साल मार्च में उखला इलाके में 36 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। ईडी का आरोप है कि चेयरमैन रहते हुए अमानतुल्लाह ने 100 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से लीज पर दिया और वक्फ बोर्ड में 32 संविदा कर्मचारियों को नियुक्त किया। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के एसडीएम मुख्यालय ने नवंबर 2016 में वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अमानतुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड के कई स्वीकृत और गैर स्वीकृत पदों पर मनमाने और अवैध तरीके से नियुक्तियां की। अमानतुल्लाह पर कुल 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती करने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर वाले न्याय पर सख्त टिप्पणी की है। देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। देश के कई राज्यों में बुलडोजर जस्टिस यानी अपराधियों के घर पर तोड़फोड़ की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देश भर में तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइन बनाई जाएगी। अदालत ने इसे लेकर सरकार और पक्षकारों से सुझाव मांगे हैं। कोर्ट ने कहा कि देश भर में निर्माणों में तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइन जरूरी है। अगर कोई आरोपी या दोषी भी है तो उसका घर गिराया नहीं जा सकता। अवैध निर्माण गिराने से पहले भी कानून का पालन करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को करेगा। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर मामलों की सुनवाई पर जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश की। मेहता ने कहा कि जो कार्रवाई की गई है वो म्युनिसिपल कानून के अनुसार ही की गई है। उन्होंने बताया कि अवैध कब्जे के मामलों में म्युनिसिपल संस्थाओं द्वारा नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई की गई है। जस्टिस विश्वनाथन ने सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। अदालत ने नोटिस, कार्रवाई और अन्य आरोपों पर सरकार को उत्तर देने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि अपराध में दोषी साबित होने पर भी घर नहीं गिराया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है वे अवैध कब्जे या निर्माण के कारण निशाने पर हैं, न कि अपराध के आरोप की वजह से घर को ऐसे कैसे गिरा सकते हैं। बुलडोजर से इंसाफ पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी में कहना है कि देश भर में निर्माणों में तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइन जरूरी है। अगर कोई आरोपी या दोषी भी है तो उसका घर गिराया नहीं जा सकता। अवैध निर्माण गिराने से पहले भी कानून का पालन करना जरूरी है। जस्टिस BR गवई ने इस दौरान कहा, सिर्फ इसलिए कि कोई आरोपी है उसका घर कैसे तोड़ा जा सकता है। यहाँ तक कि किसी को सजा भी हो जाती है तो भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना घर नहीं तोड़ा जा सकता। वहीं जस्टिस KV विश्वनाथन ने कहा कि इसके क्रियान्वयन में कुछ दिशा निर्देश क्यों नहीं पारित किए जा सकते ताकि इसका पालन हो। पहले नोटिस, जवाब देने का समय, कानूनी उपायों को अपनाने के लिए दिया गया समय, जवाब और फिर तोड़फोड़। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए घर कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है। अगर वह दोषी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि हम गैर कानूनी निर्माण के बचाव में नहीं हैं, लेकिन तोड़फोड़ के लिए कोई गाइडलाइन होनी चाहिए। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा केवल नगर निगम के कानून के अनुसार ही किया जा सकता है। वहीं जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि एक पिता का बेटा अड़ियल हो सकता है, लेकिन अगर इस आधार पर घर गिरा दिया जाता है तो यह सही तरीका नहीं है। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। याचिका जहांगीरपुरी मामले में वकील फरूक रशीद द्वारा दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकारें हाशिए पर मौजूद लोगों, खासकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन चक्र चलाकर उनके घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे पीड़ितों को कानूनी उपाय करने का मौका नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे किसी भी अवैध संरचना को सुरक्षा नहीं प्रदान करेगा जो सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध कर रही हो। कोर्ट ने संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं ताकि वह पूरे देश में संपत्तियों के ध्वस्तीकरण के संबंध में उचित दिशा निर्देश जारी कर सके। बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दाखिल कर सरकारों द्वारा आरोपियों के घरों पर मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल ही में हुई बुलडोजर कार्रवाइयों का उल्लेख करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया गया है। याचिका में बुलडोजर जस्टिस की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई की अपील की गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की फरवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2022 से जून 2023 के बीच दिल्ली, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में सांप्रदायिक हिंसा के बाद 128 संपत्तियों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। मध्य प्रदेश में एक आरोपी के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया गया और मुरादाबाद तथा बरेली में भी बुलडोजर से संपत्तियां ढहाई गई। हाल ही में राजस्थान के उदयपुर जिले में राशिद खान का घर भी बुलडोजर से गिरा दिया गया, जिसमें उनके 15 वर्षीय बेटे पर स्कूल में अपने सहपाठी को चाकू से गोदने का आरोप था। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अपनी राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का शुभारंभ कर दिया है। पीएम मोदी ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम को संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 का नाम दिया गया है। कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत अन्य नेताओं ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी बीजेपी के पहले सदस्य बने। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों की आकांक्षाओं की उड़ान को नई ऊंचाई देने के लिए हम कृत संकल्प हैं। राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत गर्व अनुभव हो रहा है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना से काम हो रहा है। पार्टी बहुत सहन करके यहाँ तक पहुँची है। हम आलोचनाओं को झेलते हुए आगे बढ़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी एकमात्र दल है जो अपनी पार्टी के संविधान के अनुसार अक्षरशः लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपने कार्यकर्ताओं का विस्तार कर रहा है और जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपने आप को निरंतर योग्य बनाता रहता है। और समाज की समस्याओं के समाधान के लिए सत्ता पर बैठे हुए लोगों के सामने संघर्ष करता था और इसलिए कभी जेल तो कभी बाहर, ये उसकी स्थिति रहती थी। मुझे याद है करीब 50 साल पहले की बात होगी, जनसंघ के लोग अहमदाबाद में सत्याग्रह कर रहे थे और एक अपनी कार्यकर्ता बहन जो जेल गई थी, करीब करीब 1 महिला लोग सब जेल में रहे थे सिर्फ आंदोलन करने के लिए, और उसकी गोद में 9 महीने का बच्चा हाथ में लेकर के वो जेल में 1 महीना गुजार करके आई थी। ऐसे जुल्म सहकर के ये पार्टी यहां पहुंची है। और ये जुल्म करने वाले लोग एक छोटे से जुलूस को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होते थे, जेल में बंद कर देते थे। सत्ता का नशा उतना था उनको। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं जब राजनीति में नहीं था तो जनसंघ के जमाने में बड़े उत्साह के साथ कार्यकर्ता दीवारों पर दीपक पेंट करते थे तो कई राजनीतिक दल के नेता अपने भाषणों में मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि दीवारों पर दीपक पेंट करने से सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचा जा सकता। पीएम मोदी ने कहा कि हम वो लोग हैं जिन्होंने श्रद्धा से दीवारों पर कमल पेंट किया, क्योंकि विश्वास था कि दीवारों पर पेंट किया कमल कभी न कभी तो दिलों पर भी पेंट हो जाएगा। उस जनसंघ के जमाने में बड़े उत्साह के साथ अपने कार्यकर्ता दीवारों पर दीपक, उस समय जनसंघ का निशाना था, उसको पेंट करते थे और कई राजनीतिक दल के नेता अपने भाषणों में मजाक उड़ाते थे कि दीवारों पर दीपक पेंट करने से सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचाया जा सकता, ऐसा कहते, मजाक उड़ाते थे। हम वो लोग हैं जिन्होंने दीवारों पर कमल पेंट किया, लेकिन इतनी श्रद्धा से पेंट किया कि विश्वास था ये दीवारों पर पेंट किया हुआ कमल कभी न कभी तो दिलों पर भी पेंट हो जाएगा। बीजेपी के संगठन पर्व सदस्यता अभियान के शुभारंभ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीजेपी एक विचारधारा के साथ आगे बढ़ती है। हमने अपनी विचारधारा के आधार पर अपनी राजनीति शुरू की। हमने वर्षों तक संघर्ष किया, हमें कई हार का सामना करना पड़ा, हमें भारी हार भी मिली और हमने जीत भी देखी, लेकिन हमने अपना काम जारी रखा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से एक विचारधारा को लेकर चली। हमारी विचारधारा के आधार पर राजनीति में हमने काम करना शुरू किया, कई सालों तक संघर्ष करा और बाद में हमने कई हार झेली, कई पराजय झेले, कई प्रचंड पराजय झेले और विजय को भी देखा है, मगर हमने हमारा काम अहरनिश चालू रखा है। विगत 10 साल के अंदर श्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, शौचालय, राशन, गैस और 5 लाख तक का आरोग्य की सभी सुविधाएं दी हैं। ग्रामीण विकास हो, शहरी विकास हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, डिजिटलाइजेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को मजबूत करना हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या शिक्षा में
नई शिक्षा नीति लानी हो, हर क्षेत्र में इस 10 साल में देश ने नई ऊंचाइयों को हासिल कर आज विश्व में अपना स्थान बनाया है। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है। और आज 10 साल में जिनके नेतृत्व में और जिनकी रहनुमाई में हमने सारे लक्ष्य हासिल किए, हमारे कई सारे देश के लंबित मुद्दे, चाहे राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाना हो, धारा 370 को समाप्त करना हो, यूसीसी का आगाज करना हो, ट्रिपल तलाक को समाप्त करना हो या काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाना हो, ये सारा काम भी मोदी जी के नेतृत्व में ही 10 साल में पूरा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जैसा कि जेपी नड्डा ने हमें बताया, हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन यह एक अनोखी पार्टी भी है। भारत में कोई अन्य राजनीतिक पार्टी नहीं है। हर 6 साल में लोकतांत्रिक तरीके से अपना सदस्यता अभियान चलाती है। भाजपा एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने इस परंपरा को बरकरार रखा है और इसे आगे बढ़ाया है। वही कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि राजनेताओं की कथनी और करनी में अंतर के कारण भारत की राजनीति और राजनेताओं पर लोगों का भरोसा कम हुआ है। इससे पैदा हुए विश्वसनीयता के संकट को पीएम नरेंद्र मोदी ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। पीएम मोदी ने हमेशा आग्रह किया कि घोषणा पत्र सावधानी पूर्वक तैयार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो हैं उसे पूरा नहीं कर सके। हमारी कथनी और करनी में जरा भी अंतर नहीं होना चाहिए। आप सभी जानते हैं, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि नेताओं की कथनी और करनी, नेताओं की वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास कम हुआ है। भारत की राजनीति में इसके पहले नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण जो विश्वास का संकट पैदा हुआ था, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जो पैदा हुई थी, उस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को, विश्वसनीयता के संकट को किसी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस चुनौती के रूप में स्वीकार किया। दिल्ली में बीजेपी के सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने कहा कि आपके उत्साह और पीएम मोदी के लिए भारत के लोगों के प्यार के साथ साथ भाजपा में उनके विश्वास को देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सदस्यता अभियान इस बार भी फिर से 10 करोड़ को पार कर जाएगा। और मैं यहां कहना चाहता हूं, आपका जोश देखकर, भारत की जनता का प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति प्यार और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था देखकर मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार का सदस्यता अभियान भी 10 करोड़ से ज्यादा होगा। आप लोगों के कारण होगा, उसके लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। पार्टी का लक्ष्य फिलहाल 10 करोड़ से अधिक लोगों को बीजेपी का सदस्य बनाना है। जिन राज्यों के चुनाव की घोषणा हो गई है, उन राज्यों में सदस्यता अभियान बाद में चलाया जाएगा, जिससे पार्टी की कुल सदस्यता में बाद में और ज्यादा इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। द पॉलिटिकल शो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।